शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 7। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है जी। कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर का नाम है। कंजम्पशन भी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर जी। इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। कंजम्पशन पढ़ेंगे, कंजम्पशन क्या होती है, ठीक है जी। सेविंग्स क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, ठीक है जी। फिर कंजम्पशन में हम पढ़ेंगे केनीजियन साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के डिटरमिनेंट्स, ये तो आसान है, दोनों आसान है। टाइप ऑफ कंजम्पशन, ठीक है जी। टाइप ऑफ कंजम्पशन में हम पढ़ेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। फिर सेविंग में हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट में हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर जाके उसके फैक्टर। छोटा सा टॉपिक्स है, इंतहाई आसान टॉपिक्स हैं। क्लियर जी। और कई दफा सवाल भी आ चुका है, बाकी चैप्टर के मुकाबले में ये थोड़ा सा इजी है। अब कंजम्पशन क्या चीज है, क्या क्या मतलब आम सेंस में, एक लेमैन की जुबान में आपके ख्याल में कंजम्पशन क्या चीज है? इकोनॉमिक्स की जुबान में नहीं, एक आम लेमैन की जुबान में क्या समझते हैं आप लोग, कंजम्पशन क्या होती है? वैसे जनरल सेंस में बताएं कंजम्पशन क्या होती है। उर्दू पुश्तो में जो भी आपको समझ आ जाए। खर्चा, ठीक है जी। हम्म, ठीक है। यूज ऑफ समथिंग गुड्स सर्विस, ठीक है जी। चलो ठीक है। यूज यूज ऑफ समथिंग, कंज्यूम ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है जी। इसको कहते हैं कंजम्पशन। लेकिन इकोनॉमिक्स में इनकम का वो हिस्सा जो कि आपने गुड्स या सर्विसेज पे कंज्यूम किया हो, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which is consumed by the consumer from a given level of income, ठीक है जी। सो इनकम का वो हिस्सा जो कि आपने किसी गुड या सर्विसेज पे कंज्यूम किया हो, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 100 रुपए, क्लियर जी। तो अगर इन इनकम में आपने जितना भी कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक बंदा बड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट बनता हो, और वो कहते हैं ना, वो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो जितना कमाता है उतना खाता है। अगर वो 100 का 100 खर्च कर ले तो इसको हम कहते हैं कंजम्पशन। अगर उसमें से इनकम में से वो कुछ हिस्सा खर्च करे, फॉर एग्जांपल 80 या 60 या 40, तो तब भी ये कंजम्पशन कहलाएगा। सो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन मीन के इनकम का वो हिस्सा जो कि आपने कंज्यूम किया हो, यानी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया हो, इसको हम कहेंगे कंजम्पशन। क्लियर जी। सो आई रिपीट कि फ्रॉम ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि आपने जो इनकम अर्न की है, आपने जो इनकम रिसीव की है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए होंगे ना, तो सर्विसेज के अगेंस्ट, या आपने कोई गुड्स प्रोवाइड किए हो उसके अगेंस्ट आपको कोई रिवार्ड मिला होगा, तो उस रिवार्ड को हम कहेंगे इनकम, ठीक है। सो इनकम का वो हिस्सा जो कि आपने कंज्यूम किया हो, उसको हम कहेंगे कंजम्पशन। क्लियर जी। कंजम्पशन में कोई मसला? कंजम्पशन की डिफिनेशन पे काइंडली कोई कंफ्यूजन? जी सबा, सलमान, अजहर, आप क्लियर है ना? शमीन, इकरा, शफकत, ठीक है जी। अब सेविंग क्या चीज है? सेविंग इनकम का, सिंपल सी बात कि इनकम वो हिस्सा जो कंज्यूम ना हो, उसको हम कहते हैं सेविंग। मुमकिन है कि एक बंदे की अर्निंग यानी इनकम हो 100, उसमें से वो खर्च करे 80, ये हमारे पास कहलाएगा कंजम्पशन। क्लियर जी। बाकी 20 हमारे पास जो हमने कंज्यूम ना किया हो, ये हमारे पास कहलाएगा सेविंग।
सो इनकम का वो हिस्सा इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। ठीक है जी, तो ये कहलाता है हमारे पास सेविंग। तो इसका मतलब ये है कि इनकम के दो हिस्से होंगे, क्लियर, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो अगर आपकी इनकम 100 हो और आपकी कंजम्पशन हम कहते हैं कि हमारे पास है 80, तो बाकी हमारे पास सेविंग्स कितनी हो गई 20 की, क्लियर जी। सो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर अब आपने इस इक्वेशन से कंजम्पशन निकालनी है तो इनकम से सेविंग माइनस कर ले तो आपके पास कंजम्पशन आ जाएगी, और अगर आप वो आपसे कहे कि आप सेविंग कैलकुलेट कर ले तो आप इनकम से कंजम्पशन माइनस कर ले तो आपके पास सेविंग्स आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है जी, कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी इनकम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की अर्निंग होती है तो वो सारा का सारा जब खर्च करेगा तो उसकी सेविंग जीरो होगी और वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेगा, ठीक है जी। जितना उसने अर्न किया हो या कमाया हो वो उसकी इनकम उसकी सारी कंज्यूम हो जाएगी, उसकी कोई सेविंग नहीं है। लेकिन अगर उसने अर्न 100 रुपए की हो, क्लियर जी, और उसने 80 कंज्यूम किया हो तो बाकी 20 उसकी सेविंग, क्लियर जी। तो अगर ये इक्वेशन आपको याद हो तो आप फिर सेविंग और कंजम्पशन इससे सुकून से वो माइनस प्लस करके ना वो निकाल सकते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? कंजम्पशन सेविंग में और इक्वेशन में कोई फर्क, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आ रही हो? इसको आपने रटना भी नहीं है, बस इसको सिर्फ समझना है बस। सो इनकम के दो हिस्से होंगे, कंजम्पशन एंड सेविंग। सो कंजम्पशन क्या होती है कि इनकम का वो हिस्सा जो हमने कंज्यूम किया हो कंज्यूमर ने, और इनकम का वो हिस्सा जो कि कंज्यूम ना किया हो वो सेविंग कहलाता है, क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है, किनीजियन की साइकोलॉजिकल लॉ, क्लियर। किनीजियन ने एक साइकोलॉजिकल लॉ प्रेजेंट की, ठीक है, और उसने उसको नाम दिया किनीजियन साइकोलॉजिकल लॉ। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले अपनी अपनी किताबों में, ठीक है जी। 4 से 5 नंबर तक वो ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे। किनीजियन ने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि इंसान की साइकी है कि जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती रहती है, मैं इनकम को वाई से डोनेट करता हूँ, ठीक है जी, किताबों में ज्यादा वाई से डोनेट करते हैं। अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो साथ साथ उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अगर एक बंदे की इनकम, एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो साथ साथ उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्लियर जी। लेकिन इन अदर वर्ड्स कि इनकम का और कंजम्पशन का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम डिक्रीज होगी तो मुमकिन है कि कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। लेकिन एक और बात उसने कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जितना कमाए वो सारा का सारा कंज्यूम कर ले। इन अदर वर्ड्स कि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन से उसकी इनकम बढ़ी है। यानी कि अगर उसकी इनकम बढ़ भी जाए तो उसकी कंजम्पशन तो बढ़ जाएगी लेकिन वो कुछ ना कुछ सेव भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की इनकम 100 से बढ़ी 200 पे, क्लियर। लेकिन अगर 200 पे बढ़ी है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल 80 से 160 पे पहुंच जाएगी या 150 पे पहुंच जाएगी। ये जरूरी नहीं कि वो उसकी इनकम बढ़ी है 100 से 200 पे तो वो सारा का सारा 200 जो है ना जो इंक्रीज आया वो सारा का सारा कंज्यूम कर ले, बल्कि इनकम बढ़ने से के साथ उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी और साथ साथ उसकी सेविंग भी बढ़ेगी। इनकम का कुछ हिस्सा वो सेव भी करेगा, क्लियर जी। देखिए एक गरीब बंदे वो क्या क्या सेव करेगा, वो तो इतना कमा लेता है कि वो उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी जाती है। जो सेविंग होगी ना कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी साथ साथ उसकी ख्वाहिशात भी बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन वो फिर इनकम का कुछ हिस्सा सेव भी करता है, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि उसकी इनकम बढ़ गई तो वो सारा का सारा कंज्यूम कर ले, बल्कि वो फिर सेविंग की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देता है।
तो ये कनीजन की साइकोलॉजिकल लॉ है। उसने 3 पॉइंट्स प्रेजेंट किए, 3 प्रोपोजिशन, उन्होंने 3 पॉइंट्स में अपने लॉ को डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े तो एग्रीगेट कंजम्पशन की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। एग्रीगेट कंजम्पशन कैन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, यानी अगर एग्रीगेट उसकी इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर लोगों की, तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स के कंजम्पशन और इनकम का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्हाट इज नॉट स्पेंट ऑन द कंजम्पशन इज सेव, इनकम का वो हिस्सा जो कि इंक्रीज हुआ है और उसने कंज्यूम नहीं किया, वो सेविंग्स कहलाता है। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि इनकम का वो हिस्सा जो कि कंज्यूम ना हो कंजम्पशन पे, वो सेविंग कहलाता है। तीसरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंक्रीज इनकम टू लीड टू डिक्रीज इन कंजम्पशन, ये कहते हैं यार ये मुमकिन ही नहीं है कि उसकी इनकम में तो इंक्रीज आ जाए, लेकिन इनकम में इंक्रीज आने से उसकी कंजम्पशन में और सेव में डिक्रीज आ जाए। वो कहता है यह मुमकिन नहीं है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी और साथ साथ सेविंग भी इंक्रीज होगी। ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदे की इनकम बढ़ जाए और उसकी कंजम्पशन और सेविंग ना बढ़े, कहते ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने अपने लॉ को 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम का वो हिस्सा जो कि कंज्यूम ना हो सेविंग कहलाता है, और वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि एक बंदे की इनकम बढ़ जाए और उसकी सेविंग और कंजम्पशन ना बढ़े, बल्कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स के पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड बिटवीन इनकम एंड सेविंग। जी, इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? अब पूछिए शाबाश, 1-2 मिनट ले। ये सवाल आ चुके हैं जी, इसको आपने मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। अब शफकत, शाबाश, आसिफ, अजहर, सलमान, इजाज, क्लियर? इसको आप लोगों ने नहीं पढ़, ये इंट्रोडक्शन बस एक नजर आप देख ले, कंजम्पशन जरा पढ़ ले डिफिनेशन इसकी अपनी किताब से, ये इक्वेशन जरा देख ले, इसको एक एक नजर देख ले बस, सेवेंस को आप देख ले, और ये कनीजन की साइकोलॉजिकल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि इनकम आपकी बढ़े, कंजम्पशन स्लाइटली बढ़ेगी। कुछ लोग देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, सुन, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी एंड सेविंग ओरिएंटेड सोसाइटी। इनकम अगर बढ़ जाए तो बेशक कुछ लोग की टेंडेंसी सेविंग की तरफ ज्यादा होती है, लेकिन इनकम बढ़ने से वो कुछ ना कुछ ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, उसकी कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी इनकम बढ़ गई, क्लियर जी, तो वो फिर पहले वो सिर्फ गोश्त वगैरह खाता था, ठीक है, एक मिडिल क्लास बंदा था, अब उसने मटन खाना भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, चिकन वगैरह भी खाना शुरू कर दिया थोड़ा सा वो, क्लियर जी। तो इंशाल्लाह ये आप रूटीन में भी जब आप आर्टिकल शिफ्ट आप करोगे ना, तो 10-12 हज़ार रुपए में थोड़ा सा गुजारा करोगे, जैसे इंशाल्लाह आपकी आर्टिकल शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी ना, तो फिर आपकी कंजम्पशन और लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और फिर आप लोग सेविंग की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये आप एक साइकोलॉजिकल लाए उन्होंने बड़ी, अगर ये 100% ट्रू नहीं है तो खैर 80 से 90% तक वे काम कर लेते हैं रियल लाइफ में, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसकी इनकम बढ़ जाए तो वो फिर कंजम्पशन की तरफ थोड़ा ध्यान देते थे और सेविंग की तरफ ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन में तो इंक्रीज हो जाता है ना। वो कहते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि इनकम बढ़ जाए और सेविंग और कंजम्पशन ना बढ़े, तो अगर इनकम बढ़ गई ना कंजम्पशन बढ़े और ना सेविंग, तो फिर पैसे कहाँ रखेंगे फिर जी, ठीक है जी। तो ये सवाल जी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये, बाकी आप एक नजर देख लीजिए वाले, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना, ये आगे हम आगे काम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल,
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जी इस चैप्टर में, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन ये कंजम्पशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्लियर जी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस यानी इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास इनकम या रियल इनकम। देखो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है नॉमिनल इनकम, एक होती है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरी जो सैलरी है ना वो है 100 रुपए, ठीक है जी, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल 10, इन्फ्लेशन का फैक्टर है 10 रुपए, ठीक है जी। तो ये इसकी नॉमिनल इनकम है, लेकिन जब हम इसकी रियल इनकम निकालेंगे तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो 90 इसकी रियल इनकम है। रियल इनकम मीन जो उसकी परचेजिंग पावर है, जो उसकी कुव्वत खरीद है, जो खरीदने की सलाहियत वो रखता है, ठीक है जी। तो रियल इनकम या इधर आप सिर्फ लिख भी लो इनकम तो कोई मसला नहीं है। तो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है नॉमिनल इनकम जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल होता है, ठीक है जी, और एक होती है रियल इनकम जिसमें से हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस करके जो आपकी रियल परचेजिंग पावर होती है ना, कुव्वती खरीद, आपकी इनकम जो कुव्वती खरीद होती है उसको हम कहते हैं रियल इनकम। तो इनकम पर डिपेंड करती है, अगर इनकम बढ़ेगी या इनकम ज्यादा होगी, ठीक है जी, तो हमारी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इनकम कम होगी तो हम फिर कम कंज्यूम करेंगे और हमारी कंजम्पशन भी फिर कम होगी। तो इनकम पर डिपेंड करता है आपका कंजम्पशन, कि अगर आपकी इनकम हाई तो कंजम्पशन हाई, अगर आपकी इनकम लो तो कंजम्पशन भी लो होगी, ठीक है जी। तो इस पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी टाइम है इसलिए मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दो तरीकों से हो सकती है, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। ये आप ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमने कहीं पढ़ी थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसकी ये खासियत है उसकी ये खासियत है, कहाँ पढ़ी थी ये हमने? कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान पे जोर डालें, कहीं पढ़ी थी हमने इस टर्मिनोलॉजी। जी अजहर, सलमान, शमीन, इकरा, कुछ याद आ रहा है? हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में, अच्छा हाँ, और कहीं पढ़ी थी इस्लामिक सिस्टम में, हाँ सही है, हाँ सही है जैन, ठीक है, सही सही समझे, सिस्टम में बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दो तरीकों से होगी, या तो वो इक्वल होगी या अनइक्वल होगी। जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और हमने उधर भी पढ़ी थी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, अगर आपको कुछ याद हो प्लान्ड इकोनॉमी में, कि जो कैपिटलिज्म में होती है या फ्री मार्केट इकोनॉमी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, क्योंकि वेल्थ कुछ मखसूस लोगों के हाथों में चली जाती है, जो अमीर लोग हैं उनके हाथों में वो वेल्थ चली जाती है, ठीक है जी। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, ठीक है जी, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल हो, तो पैसा कुछ खास लोगों के हाथों में जाएगा और कसीर तादाद में लोग पैसे से महरूम हो जाएंगे, तो फिर उधर कंजम्पशन कम होगी। क्यों? क्योंकि पैसा रिच पीपल के हाथ में होगा और रिच पीपल कम होंगे, तो फिर ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो, तो फिर सारे लोगों के पास पैसा उसकी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक जाएगा, ठीक है, और फिर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन ज्यादा होगी। सो ए मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस कंजम्पशन। तो जितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, ज्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा और ज्यादा लोग कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर करेंगे। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो तो पैसा सिर्फ मखसूस लोगों के हाथों में जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा
कंजम्पशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है जी। क्लियर ये पॉइंट जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में कोई कंफ्यूजन? एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। अगर कंज्यूमर्स को आज लगे कि इकोनॉमी के अंदर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज होगी, फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे प्रोडक्ट्स की, तो वो आज ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उनको एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइस नहीं बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, तो वो आज फिर वो कहेंगे कि यार बढ़ने की कोई खदशा नहीं है, ठीक है ना, तो वो आज कंज्यूम करना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स के अगर एक्सपेक्टेशन हो कंज्यूमर्स की कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या प्राइस बढ़ने के चांसेस है, तो वो आज कंजम्पशन कर लेंगे एंड वाइस वर्सा। तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? शाबाश। इस तीसरे पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? अगर आपको याद है तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ये भी कहीं हमने पढ़ी थी, इस तरह की चीजें भी ये रिपीट हो रही है जी। एक्सपेक्टेशन इस तरह की कोई चीज हमने मेरे ख्याल डिमांड में पढ़ी थी, आई थिंक डिमांड में, लव डिमांड, इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये पुराने, ये दो तो पुराने थे। अच्छा बिल्कुल, शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। हाँ हाँ, कोई फिस्कल पॉलिसी कोई आपको पता है कोई इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी, कोई न्यूज में अखबार में या कोई किसी को कोई नो है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये भी हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं ज्यूम कर, पता नहीं है। देखो दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। हाँ टैक्स रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दो तरह की पॉलिसीज होती है शमीन, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इंशाल्लाह ये दोनों हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि हुकूमत कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा और कहां कहां उससे खर्च करेगा, ये होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बजट उठाया हो तो आपको दो तरह की रेवेन्यू दिखाई देंगे, अगर कभी आपको मौका मिले जिंदगी में, तो जब आप बजट उठाएंगे तो दो तरह के रेवेन्यू होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इस तरह की टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की है। तो हुकूमत के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, जो नॉर्मली टैक्सेस होते हैं ना, जो मेन रेवेन्यू उसका जो सोर्स है, तो फिस्कल पॉलिसी में हुकूमत डिसाइड करती है कि भाई हमने कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं, और जब पैसा कलेक्ट होगा तो हमने कितना कितना खर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना, डेवलपमेंट काम पे कितना खर्च करना है, हमने हेल्थ पे कितना खर्च करना है, हमने मतलब एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, ठीक है ना। तो ये होती है फिस्कल पॉलिसी कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर ले और कहाँ कहाँ पे ये खर्च कर ले। ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा कि फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस जो होते हैं ये मेन उसके पास सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अब अगर हुकूमत ज्यादा टैक्स लगाती है तो होगा क्या एट द एंड, आवाम के पास पैसे कम आएंगे। जिस तरह अगर आपको तो हमने डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की इनकम 100 रुपए है और उस पर कोई टैक्स ना हो तो उसकी डीपीआई होगी 100। ठीक है, और वो ये सारा का सारा कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, यानी उसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, कंजम्पशन के लिए पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा खर्च कर पाएगा, ये पढ़ा। लेकिन अगर हुकूमत टैक्सेस ज्यादा लगाती है, हुकूमत टैक्सेस बढ़ा लेती है, ठीक है, और वो कहते हैं कि नहीं यार आपने ना 20 रुपये टैक्स भी देने, अगर आप 100 कमाओगे तो 20 रुपये टैक्स भी दोगे, तो फिर हमारे पास 80 रह जाएंगे, तो 80 फिर वो 80 खर्च करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हुकूमत टैक्सेस ज्यादा लगाती है तो उससे क्या होता है, उससे
कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है, यानी उसके पास इनकम कम होती है, और इनकम कम होने का मतलब ये है कि उसकी कंजम्पशन में डिक्रीज आएगा। लेकिन अगर हुकूमत या टैक्सेस नहीं लगाती या टैक्सेस कम कर लेती है, तो इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा आएगा उसके जेब में, और वो आगे जाके ज्यादा खर्च करेगा। क्लियर जी? तो फिस्कल पॉलिसी ये होती है। होप सो कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले आप लोग, पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ तक समझाने के लिए उम्मीद है कि ये काफी। जी जी शमीन, अब क्लियर हुआ? जी, जैन सलमान, शफकत अजहर, एजाज, दीपा की भी जरा कंफर्म कर दे कि इस पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अच्छा, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। देखें, इंटरेस्ट रेट में जब चेंज, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट लो हो, अगर इंटरेस्ट रेट लो का मतलब ये कि आपको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से कर्जे मिल रहे हो, यानी कम रेट पे कर्जे मिल रहे हो, तो जब आपको कम रेट पे कर्जे मिलेंगे तो फिर कंज्यूमर क्या कहते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेने का मतलब ये है कि वो फिर ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो, इंटरेस्ट रेट हाई, तो इंटरेस्ट रेट हाई का मतलब ये है, एक मिनट,